हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, पहले एक वीडियो बना चुके थे जिसमें बताए थे कि पॉलिटी का एक कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ मैं आप लोगों के बीच में विथ एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तो वो समय दोस्तों आ चुका है। मैं पॉलिटी का आज क्लास 1 से शुरू कर रहा हूँ। मैं दोस्तों वादा करता हूँ आप लोग से, एक बात की गारंटी है, अगर आप लोग एक क्लास लेकर अंतिम क्लास तक कर लेते हैं तो उस उनसे संबंधित अगर पॉलिटिक्स से अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाएगी आप लोगों को, तो आप आके कमेंट में बताइएगा कि आप गलत बोले थे। चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स हो, बीपीएससी प्री हो, मेंस में भी, यहाँ तक मेंस में भी लिख सकते हैं, बीपीएससी का मेंस लिखा जाएगा, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पॉलिटी का दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है। 100% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। दिल्ली के बेस्ट टीचर के द्वारा ये नोट्स तैयार किया गया है, उनके द्वारा पढ़ाया गया है और मैंने खुद से नोट्स को तैयार किया हूँ। तो मैं आप लोगों को बीच में ये नोट्स है इनको मैं बताता हूँ दोस्तों आज क्या क्या पढ़नी है आप लोगों को। देखते दोस्तों, पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे बनता है, क्या होता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताएगा कि राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया जाएगा और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता है। नेक्स्ट आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में बताएंगे आप लोगों को राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। थोड़ा झलक दिखा देते हैं आपको। इसके बाद 58 का 2 मतलब अनुच्छेद 58 क्लाउज 2 में बताएंगे आपको लाभ के पद के बारे में कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ के पद को एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो दोस्तों अनुच्छेद 71 क्लाउज 3 के तहत में जो संसद के द्वारा निर्वाचन संबंधित कुछ अनुमोदक और प्रस्तावक से संबंधित कुछ बनाए गए हैं कानून, जो बार बार संशोधन हुए हैं, उनको बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताएंगे जो कि अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी जो और जम्मू कश्मीर 3 मात्र एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको कि ऐड किया गया है, मतलब कि इसमें मतलब वोट डालने का अधिकार है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं इसको बताएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 इसको बताएंगे, जिसमें कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक पद्धति, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष चुनाव, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर दोस्तों अनुपातिक पद्धति को एक्सप्लेन करेंगे, गुप्त मतदान को एक्सप्लेन करेंगे, एकल संक्रमणीय मत को बताएंगे क्या है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उनको जो आयोग करवाते हैं आर्टिकल 324 के तहत उनके बारे में बताएंगे। और सबसे अधिक बार अभी तक में राष्ट्रपति कौन पर्चा भर चुके हैं, कौन चुनाव लड़ चुके हैं उसके बारे में, और जो अभी तक में 7 महिलाएं कुल चुनाव लड़ चुकी है उन 7 महिलाओं का नाम, और कौन महिलाएं उम्मीदवार जो 2 बार सफलता पाई है उनके बारे में। और दोस्तों यहाँ तक आज के क्लास में हम कवर करेंगे। एक क्लास 1 होगा क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत लंबा है, तो क्लास 2 में हम और जो पार्ट बच जाएगी उनको हम लेके आएंगे। राष्ट्रपति के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट से। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों देख लीजिए। पहले अनुच्छेद 52, हम लोग का संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ढांचा तैयार किए थे, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में कुछ उल्लेख किए हैं। ये उल्लेख इस प्रकार से है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। वो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा, अर्थात देश का वो प्रथम नागरिक यानी कि वो सर्वोच्च नागरिक होगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्या कहता है, ये जो राष्ट्रपति की पद्धति है, ये जो राष्ट्रपति पद है, ये आखिर कैसे आया, राष्ट्रपति कहाँ से उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये पहले हम लोग के देश के ऊपर हुकूमत प्रणाली चलती थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटिश में दोस्तों देखते थे हम लोग की संसदीय प्रकार की व्यवस्था थी, संसदीय प्रकार की। और उन संसदीय व्यवस्था में दोस्तों वहाँ के प्रमुख जो होते थे राजा और रानी होते थे, और नीचे उनके प्रधानमंत्री होते थे। तो हमारे देश में भी राष्ट्र के प्रमुख चाहिए था, तो राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति के रूप में हम लोग लेके आए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठती है, तो राष्ट्र के प्रमुख जिस प्रकार से वहाँ हैं, यहाँ भी राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति न कह के राष्ट्र के प्रमुख कहते, लेकिन यहाँ पे संघ समिति के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कह के संबोधित किए। संबोधित करने के बाद से हमारे जो राष्ट्र के प्रमुख है, हमारे देश में जो राष्ट्र के प्रमुख बनेंगे उनको राष्ट्रपति कह के राष्ट्रपति का उपाधि प्रदान किया जाता है। उन पद को जो प्रमुख होंगे उनको राष्ट्रपति कहे जाएंगे। और दोस्तों आगे देखिए, हम आगे बताते हैं कि देखिए ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो राजा और रानी होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रिटेन का प्रमुख राजा और रानी होगा। ये जो भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, या आपको एक्सप्लेन अभी जस्ट किए हैं दोस्तों, ये जो सुझाव दिया है संघ सुझाव दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सुझाव संघ समिति के द्वारा दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 30 अप्रैल 1947 में दिया गया था। और फिर इसके स्थान पर राष्ट्र के प्रमुख के स्थान पर राष्ट्रपति को
का नाम को मंजूरी मिल गई। इसके बाद से देश में हम लोग के राष्ट्रपति कहे जाने लगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। और योग्यता देखा जाए तो 58 अनुच्छेद में है, यानी कि अनुच्छेद 58। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों योग्यता में क्या क्या बात की गई है कि क्या क्या बात है। तो योग्यता से संबंधित अगर दोस्तों हम देखेंगे योग्यता में देखिए पहला जो योग्यता है इनका वो भारत का नागरिक हो, परंतु जन्म से हो ये जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन फंसाएगी आपको एग्जाम में, भारत का राष्ट्रपति होगा लेकिन जन्म से होना जरूरी नहीं। अगर कोई विदेशी बाहर कोई भी नागरिक आया हो, भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो तो वो राष्ट्रपति बनने योग्य है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी की हो और अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों एक बात और, राष्ट्रपति चाहे कितना भी बार बन जाए उसकी भी कोई सीमा नहीं है। वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु सदस्य होना जरूरी नहीं। एक बात दोस्तों और, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य होना जरूरी नहीं और वे लाभ के पद पर ना हो। एक बात एक खास है कि कोई लाभ का पद ना हो। लाभ का पद वो सारे पद होते हैं जो भी सरकारी प्रधान से लेकर प्रधान सचिव तक बैठते हैं, वो सभी लाभ के पद होते हैं। और लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे अनुच्छेद 58 के क्लाउज 2 में। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखिए लाभ का पद क्या क्या होता है। अब लाभ के पद के बारे में कुछ बताएंगे आपको। देखिए अनुच्छेद 58(2) कहता है लाभ का पद को, मतलब कि हमारा जो संविधान है लाभ के पद को परिभाषित दोस्तों नहीं किया है कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन 58(2) में बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं संघ और राज्य सरकार के मंत्री या MP MLA होते हैं, वो सभी जो होंगे लाभ के पद उनका नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 58(2) यानी अनुच्छेद 58(2) कहती है। आगे दोस्तों देखिएगा लाभ के पद के बारे में फिर से देख लीजिए। संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या अन्य प्राधिकरण में वेतन, लाभ, सुरक्षा, प्राधिकार और अन्य सुविधा प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लाभ के पद के अंतर्गत माना जाता है। अगर कोई इन सभी सुविधाओं या भत्ता, पेंशन का सुविधा प्राप्त कर रहा है तो उन सभी को लाभ के पद माने जाएंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको छोड़ के। ये सभी के बारे में बताया कि लाभ का पद, इनके पद पर अगर कोई है तो उनको पहले रिजाइन मारना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद ही दोस्तों वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित योग्यताएं। संसद के द्वारा कुछ ऐसी योग्यताएं थी जो कि संविधान में नहीं बताया गया था, उनको बाद में संसदों के द्वारा बार बार संशोधन करके लाया गया। सर्वप्रथम ये जो शक्ति है निर्वाचन संबंधित अन्य शक्ति, यह अनुच्छेद 71(3) में दिया गया है संसद को। संसद ने दोस्तों सर्वप्रथम 1952 में, यहाँ देख सकते हैं, सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया, जिसके तहत बताया गया कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति पहले कोई भी चुनाव लड़ जाते थे, इसलिए बार बार उसके एक नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति कौन लड़ेगा। राष्ट्रपति दोस्तों एक अनुमोदक होना चाहिए, एक प्रस्तावक होना चाहिए, और जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेगा पहले राशि कुछ भी जमा नहीं करना, शून्य राशि। एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक या शून्य राशि। तो एक अनुमोदक या प्रस्तावक दोस्तों वो होते हैं जो MP और MLA होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में मतलब और लोकसभा में जो भी होते हैं सदस्य होते हैं, उनकी कोई भी एक सदस्य, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। कोई एक अनुमोदक, कोई एक आपके मतलब कि पक्ष में हो कि हाँ ये राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए सही है। एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक, एक आपका प्रस्ताव दिया, एक ने स्वीकार करने के लिए तैयार है आपको राष्ट्रपति के रूप में, तो एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक अगर आपके लिए तैयार है तो आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। राशि भी आपको कोई जमा नहीं करनी थी, ये था प्रावधान 1952 के समय में। फिर बाद में इसके में संशोधन कर दिया गया, पुनः यहाँ देख सकते हैं कि पुनः संशोधन हुआ 1974 ईस्वी में, और 1974 ईस्वी में संशोधन किया गया और बताया कि 10 अनुमोदक होंगे और 10 प्रस्तावक, 10 ऐसे सांसद होंगे या कि जो प्रस्ताव लेके आएंगे कि ये राष्ट्रपति बनने योग्य है, और 10 अनुमोदक जो उनको स्वीकार करते होंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अलग अलग होना चाहिए 10 तो, और 1500 राशि उनको, आप देखिए राशि पहले नहीं थी, 1500 राशि उनको जमा करना होगा, फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फिर से इनमें संशोधन किया गया, पुनः संशोधन किया गया कब? 1997 में। 1997 में जो संशोधन किया दोस्तों, अभी भी 1997 के आधार पर ही सारी प्रक्रिया चल रही है, जिनमें बताया कि दोस्तों 50 अनुमोदक, 50 स्वीकार करने वाले, 50 प्रस्ताव को लेके आने वाले, राष्ट्रपति के प्रस्ताव को लेके आने वाले, तथा 15,000 राशि का प्रावधान किया गया। इतना अगर आपके पास ये सभी है,
अगर तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो राशि होगी, ये जो 15,000 की राशि देगी, ये राशि चेक के रूप में, चेक के फॉर्म में आरबीआई में जमा होता है। आरबीआई में अगर ये राशि आपको राशि जमा कर दिए, अगर आप 1/6 से कम मत, अगर 1/6 से कम मत यानी कुल मत का 1/6 अगर से भी कम आती है, तो आप इस चुनाव में जो राशि जमा किए हैं वो राशि वापस नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आपको राशि वापस तभी मिलेगी या तभी मिल सकती है जब तक कि आप 1/6 मतों से के वोट से ज़्यादा ना ला पाए। टोटल मत का 1/6 मत आना ही चाहिए कम से कम मिनिमम, तभी आपकी राशि वापस की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं एक नोट दे के लिखा है, नोट किया गया है पॉइंट। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं पद के लिए जो वोट डालने वाले को मतदाता नहीं निर्वाचक कहा जाता है। दोस्तों सही बात है, क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे निर्वाचित सदस्य जो भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और वो जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको हम लोग चुन के भेजते हैं, हम लोग चूज करते हैं। तो हम लोग चूज करते हैं तो हम लोग कौन हुए? मतदाता। लेकिन वो तो निर्वाचित हैं और निर्वाचित के द्वारा वोट डाला जाएगा राष्ट्रपति के लिए, वो होंगे निर्वाचक। याद रखिएगा, मतदाता नहीं कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है तो वहां देंगे निर्वाचक। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्वाचक कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये होगा दोस्तों, आपको ये अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या कैसे प्रोसेस है। दोस्तों इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग ले सकता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ये 3 स्टेट। अब बोलिएगा विधान परिषद क्यों नहीं? क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में है। महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है, जिस कारण से विधान परिषद को इसमें ऐड नहीं किया गया है। और विधानसभा सभी स्टेट में है, इसी कारण से विधानसभा को शामिल किया गया है। केवल व केवल निर्वाचित, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल व केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों 8 जो वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें केवल व केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कौन कौन दोस्तों? एक तो दिल्ली भाग लेते हैं, दूसरा पुडुचेरी भाग लेते हैं, तीसरा जम्मू कश्मीर भाग लेते हैं। और दोस्तों ये जो पुडुचेरी और दिल्ली जो भाग लेते हैं, ये कब से भाग लेते हैं? ये पुडुचेरी दिल्ली, ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में शामिल किया गया। 1992 में चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, लेकिन शामिल नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये दिल्ली और पुडुचेरी 1997 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हुए। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, ये पूरा कवर करना है, सब पूरा पॉलिटी कवर करना है आपको। बिहार दरोगा के एग्जाम से पहले यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी तो अभी टाइम बहुत कम बचा है, बीपीएससी लेकिन दोस्तों पूरा कंप्लीट करवाएंगे आपको। पॉलिटी ही नहीं, इकोनॉमी का भी क्लास देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत, देखिए ये जो मनोनीत लिखा हुआ है, जिनको कि अपॉइंटमेंट क्या आता है, जो हम लोग चुन के नहीं भेजते हैं, वहाँ के प्रोसेस से अपॉइंटमेंट होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार, मत डालने का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं दिया जाता है। और दोस्तों इस चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। देख लीजिए, राज्य विधानसभा, हम बताए थे ना राज्य विधानसभा, क्योंकि हर जगह विधान परिषद नहीं होते हैं, इस कारण से सभी सदस्य वोट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट बात करते दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो मेथड होता है, निर्वाचन की रीति मेथड, ये है अनुच्छेद 55 में कि निर्वाचन की रीति क्या है। निर्वाचन की रीति में पहला देखेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक पद्धति, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष चुनाव। हम ये सभी को देखेंगे, ये क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, अनुपातिक पद्धति क्या है, गुप्त मतदान क्या है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ये सब। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे हम लोग अनुपातिक, ये जो देख रहे हैं अनुपातिक पद्धति क्या है। दोस्तों देखते होंगे स्थानीय सरकार या पंचायत चुनाव सब में होता है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था होती है जो कि जो ज़्यादा वोट ला लेगी वही मुखिया, वही सरपंच, वही समिति बन पाएगा। लेकिन यहाँ अनुपातिक पद्धति है। संविधान के अनुपातिक पद्धति के आधार पर यह बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति वही बनेगा, जैसे मान चलिए कि 4 आदमी चुनाव लड़ा, किसी को आया 500, किसी को 400, किसी को 300, किसी को 200, तो आप कहिएगा 500 वाला जीत जाएगा? नहीं, टोटल जो मेंबर भाग लेंगे, इसमें टोटल मेंबर राष्ट्रपति में जो भाग लेंगे उनके 50% यानी आधा +1 आनी चाहिए
तो वो राष्ट्रपति की पद को ग्रहण कर सकता है। इन्हीं को दोस्तों कहते हैं अनुपातिक पद्धति। देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराती है अनुपात के आधार पर होता है। अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के कुल मतों का 50% + 1 यानी कि आधे से एक मत ज़्यादा प्राप्त होने चाहिए, फिर जाकर के वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए, गुप्त मतदान। अब है दोस्तों गुप्त मतदान। ये जो गुप्त मतदान देख रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव दिखा करके चुनाव नहीं डाला जाता है, एक लिफाफा में पैक होता है, वो आपको उसमें कोई सिंबल भी नहीं होता है। जैसे कि और सा चुनाव होता है तो हाथ छाप, कमल का छाप, घोड़ा का छाप, तो कुछ ना कुछ छाप होता है। तो इसमें इसके मतदान में कोई छाप नहीं होता है। इसमें एक कार्ड मिलता है, कार्ड में जो कैंडिडेट होते हैं सबके नाम होते हैं और उनके बारे में जिनको जिनको वोट डालना है, किसको 1 नंबर पर रखना है, किसको 2 नंबर पर रखना है, वो लिख के एक लिफाफा में पैक करके जाके गिराना होता है वोट। इसमें अगर दिखा के दीजिएगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं तो आपका वोट अनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब ये समझिए ये क्या है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये एक ऐसी प्रणाली दोस्तों, एक एकल संक्रमण में एक आदमी के द्वारा जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं राष्ट्रपति के लिए, वो सभी को मत देते हैं, सभी को वोटिंग करते हैं। यही है एकल संक्रमण, एक से अधिक लोगों को मत देने का अधिकार। यानी कि अगर 4 कैंडिडेट है, चारों कैंडिडेट को वोट डालेंगे, जबकि प्रधानमंत्री या लोकसभा मेंबर ये सभी का चुनाव जो होते हैं, जो भी मतलब कि MP MLA या गांव में मुखिया सरपंच होता है, तो उसमें जितना भी पर्चा हो, जितना भी कैंडिडेट, केवल एक ही कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति में जितने खड़े हैं सभी को, लेकिन हाँ जो प्रथम नंबर पे होंगे 1 नंबर पे दीजिएगा, ज़्यादा मान्यता उसकी होती है। फिर दूसरा नंबर किसी को दीजिए, तीसरा नंबर किसी को दीजिए, लेकिन दीजिए प्रथम नंबर की वोट डालना वो अति आवश्यक होता है। अन्य नहीं भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो निर्वाचक होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें मतदाता एकल होता है, किंतु उसका मत उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होता है, मतलब एक से अधिक लोगों को डाला सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, निर्वाचक को प्रथम मत देना अर्थात पहली पसंद का मत देना आवश्यक होता है। जो भी बताए थे, निर्वाचक पहली पसंद का मत नहीं दे तो उसका मत रद्द कर दिया जाएगा। अगर पहला पसंद का मत नहीं देगा तो उसका पसंद क्या रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में देखिए, हर चुनाव में आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन ऑफ द अबव, किसी को नहीं चुनिएगा, आपका वोट का वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसमें नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप, कुछ न कोई किसी न किसी को चुनना होगा। और दोस्तों नेक्स्ट बात कीजिएगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 324 के तहत जो निर्वाचन आयोग होता है उनके द्वारा करवाया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव दोस्तों पीठासीन अधिकारी होता है। और पीठासीन अधिकारी जो होता है दोस्तों, ये देख रहे हैं पीठासीन, इनमें पीठासीन अधिकारी देख रहे हैं, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो कभी राज्यसभा के सचिव होते हैं, कभी लोकसभा के सचिव होते हैं, बारी बारी से दोनों होते हैं। तो इस बार दोस्तों राज्यसभा 2022 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुई थी उसमें राज्यसभा के सचिव पीठासीन अधिकारी थे। अब अगला चुनाव जो 2027 में दोस्तों होगा उसमें लोकसभा के सचिव पीठासीन अधिकारी होगा। तो यहाँ तक दोस्तों हम टॉपिक को रखते हैं, यहीं पर इस टॉपिक को। आज क्लास 1 है, क्लास 2 में भी बहुत सारे भी राष्ट्रपति के बहुत सारे ऐसे टॉप मतलब रिलेटेड बातें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, 4-5 वीडियो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं आपसे क्लास 2 में, ये है क्लास 1। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।